नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर 2 बजे की। सबसे पहले धनबाद में जज की मौत के मामले में आज रांची हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने झारखंड के डीजीपी और धनबाद के एसएसपी से जवाब तलब किया है। जज ने आज कड़ी टिप्पणी की है इस मामले को लेकर। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। बाकायदा ये लाइन बोली कि आखिर हो क्या रहा है। झारखंड के डीजीपी और धनबाद के एसएसपी से जवाब तलब किया है। राज्य सरकार से भी हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हुए ये टिप्पणी भी की कि ये हो क्या रहा है राज्य में। और अपनी सख्त टिप्पणी में कोर्ट ने सीधे तौर पर यह भी कहा कि अगर मामला नहीं सुलझता है तो सीबीआई जांच भी करवाई जा सकती है। 4 तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज जो सबसे बड़ा सबूत है और इसी के आधार पर जांच अब आगे हो रही है। वही ऑटो जिससे टक्कर मारी गई थी, परिवार में मातम और परिवार सीधे तौर पर इसको हत्या का मामला बता रहा है और वकीलों ने भी इस मामले को लेकर जांच की मांग की है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि तफ्तीश अभी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी अनसुलझे। हत्या या साजिश, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जज की मौत का मामला। और अभी तक अपडेट बता दें कि बार एसोसिएशन ने सीबीआई जांच की मांग की है जज की मौत के मामले को लेकर, क्योंकि हादसा या साजिश सवाल अभी बने हुए हैं। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट, चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है और हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में जवाब तलब किया है। तो ये तस्वीरें देखिए, सबसे बड़ा सबूत ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें क्लियरली साफ तौर पर पता चल रहा है कि ऑटो लेन बदलकर दूसरी साइड पर जाता है। रोड रेज का कहीं मामला नहीं आता, ऑटो कहीं से भी डिसबैलेंस नहीं हुआ है। देखिए, हेमंत सरकार हो चाहे किसी भी सरकार हो, अगर एक न्यायाधीश या न्यायिक भी जो न्याय करते हैं, जब वही सुरक्षित नहीं है तो हम क्या सुरक्षित रहेंगे, आम जनता क्या सुरक्षित रहेगा। आज का जो घटना घटी है, आज सुबह 5 बजे 6 बजे जो घटना घटी है, जो सुबह उनको जो जैसा हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा है, उस समय वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और उनको पीछे ये सुनियोजित है। ये कोई अचानक से तो किया हुआ नहीं है, बहुत दिनों से ये चल रहा होगा। इनके पीछे सारे चीज लगे होंगे और सुनियोजित तरीके से मारा गया है इनको। हम लोगों का यही मांग है कि इनका जो भी हो जांच हो। एक अच्छे पद पे थे, एक न्यायाधीश थे, एक डीजी थे। इनका हेमंत सरकार से हम लोग जांच कराने के लिए बोलते हैं, सीबीआई जांच करावे और जितना जल्द से जल्द हो इस पे फैसला सुनाए। जो भी आज घटना हुई है उसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और अलग अलग टीमें हैं इसमें लगी हुई है और जितने भी बिंदु अभी तक सामने आ रहे हैं, जितने भी पहलू सामने आ रहे हैं, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जो जांच की स्थिति है उससे आपको समय समय पर अवगत कराया जाए। चलेंगे सीधा, सत्यजीत मेरे से होगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, 2 बातें, पहली बात जांच कहां तक पहुंची और दूसरी बात हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा। देखिए, हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। ये साफ तौर से कहा है कि सरकार बताए और डीजीपी बताएं कि उनसे जांच हो पाएगा या नहीं, वो संभाल पाएंगे या नहीं। अगर नहीं संभलता है सरकार से तो फिर हम लोग स्वतंत्र हैं इसे सीबीआई को देने के लिए। दूसरी बात ये कही है, मौखिक टिप्पणी जो थी काफी सीरियस है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रहा है। नवजोत, एक बात और बता दें कि ये बैक टू बैक दूसरे व्यक्ति की हत्या है जो जुडिशियरी से जुड़े हुए। इसके पहले जो है एक लॉयर की हत्या हुई थी जो जेवियर के लीगल कंसल्टेंट थे, मनोज झा, 26 जुलाई को। और अब जुडिशियल ऑफिसर की जो है सस्पेक्टेड हत्या है, ये इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं जिस तरह से सीसीटीवी नजर आप बनाए रखिए। लौटेंगे, आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बात संसद सत्र की कर लेते, क्योंकि आज भी लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे को लेकर नाराजगी जताई और चेताया भी। कभी आसन पर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे चेंबर में आके कहें, मैं कोशिश करूंगा कि और आसन की गरिमा को बढ़ाने के लिए आपके हमेशा सुझाव मानूं। लेकिन हम सबको सामूहिक रूप से निर्णय करना होगा कि हम कैसे इस सदन की गरिमा और सम्मान को बढ़ा सकते हैं।
आज सारे विश्व में भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। हम विश्व के कई देशों में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है। ये सदन जनता के प्रति जवाबदेही भी रहता है। आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक संस्था है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी अपेक्षाओं, उनको भावनाओं को सदन में रखते हैं ताकि उनके अभाव को दूर कर सके। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप उचित समझते हैं तो हम किस तरह मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ा सकते हैं, इसका हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। लगातार माननीय सदस्य घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं ऐसे माननीय सदस्यों का आग्रह करता हूं कि लगातार ऐसी घटनाएं जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, उन घटना की पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें। इस आसन की एक चेयर की गरिमा बनाए रखने के लिए सारे अपोजिशन पार्टी शुरू के दिन से मशक्कत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी की हिसाब से, प्रोडक्टिविटी की हैसियत से ये सदन आपकी नेतृत्व में एक नया मिसाल बनाए हैं। सर, आप देख रहे हैं कि ये सरकार की जिद्दीबाजी से आप कल की सदन के अंदर, कल की घटना पर कहें आप। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। बंडल, पेपर का बंडल चेयर के ऊपर फेंकता है, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है। ये क्या, ये सही है गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? यू डोंट वांट टू इवन अपॉलोजाइज द चेयर, यू डोंट वांट टू अपॉलोजाइज द चेयर। इज इट द वे टू बिहेव? आपने इतने साल तक राज किया है। सदन मॉनसून सत्र चल रहा है, सदन के अंदर तो लगातार हंगामा हो रहा है, सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन बाहर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। बाकायदा प्लेकार्ड्स के साथ किस तरीके से सांसद विरोध कर रहे हैं। मुद्दे तमाम है, पैकेजेस के मुद्दे को लेकर हंगामा हो रहा है और किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा हो रहा है। They are not running, I mean, allowing the house to run, and ऊपर से कहना कि हम चलाना नहीं चाहते, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अभी भी चाहता हूं कि आप, एक तो आप कोविड पर चर्चा मांगता, हमने हाँ कर दिया, राज्यसभा में चर्चा भी हो गई, इधर चर्चा नहीं करते हैं और उधर भी इधर बंद कर रहे, तो इसीलिए उधर बंद करते। ये क्या है तरीका है? इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। वी वांट टू रन द पार्लियामेंट एंड वी वांट द डिस्कशन, एंड प्रधानमंत्री जी पहले दिन ही कहा है कि सार्थक चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती क्योंकि पार्लियामेंट चलाना सरकार का ओनस होता है और वो ये मांगे विपक्ष की मान जाए। सारा विपक्ष इकट्ठे खड़ा है कि दो मुद्दों की चर्चा की जाए। सबसे पहले किसानों की बात हो और दूसरा जो मुद्दा वो उठा रहे हैं। 9 दिनों से रोज मैं एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही हूँ। जे सरकार चर्चा चाहती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एडमिट करके समय देने से उन्हें कौन रोक रहा है? हकीकत ये है, ये अन्नदाता विरोधी सरकार है। किसान मर रहे हैं, ये कहता कोई किसान मर नहीं रहा है। दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर सांसदों की बैठक खत्म हो गई है। योगी और जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में सांसदों से कहा गया कि वो सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाएं और विपक्ष पर करारी चोट की जाए। कहा गया है कि चुनाव में पूरा जोर लगाना है। अगले दौर की बैठक में बाकी सांसद भी शामिल होंगे। क्या क्या मुद्दा उठा है इस बैठक में, वो लगातार आपको बता रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव और दिल्ली में किस तरीके से मंथन हो रहा है। यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। बैठक में नड्डा ने ये बात कही है, सांसद अपने इलाके में टीकाकरण को देखें। वक्त हमारे साथ केशव मौर्य हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। सर, दिल्ली में बहुत हलचल है, उत्तर प्रदेश को भी लेकर के हलचल है, देश को भी लेकर के हलचल है। तो पहले तो शुरू करते हैं कि वो पूरे सांसदों की एक साथ इतनी मीटिंग, मतलब इसके पीछे की
का लॉजिक क्या है? क्या उन्हें अलग से कोई प्रभार दिया जाएगा? क्या है ये? देखिए, कल जो बैठक हुई है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे और उत्तर प्रदेश के जो 6 क्षेत्र हैं उसमें 2-2 क्षेत्रों के माननीय सांसदगण और जो सांसद माननीय मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं ऐसे माननीय मंत्रीगण सब लोग बैठे हैं। और यह जब संसद का सत्र चलता है लगभग इस प्रकार की बैठक होती है। यह भी सच है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और 2022 भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ लड़ाई लड़ रही है, तैयारी कर रही है और 2022 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने की रणनीति बना रही है। अब उस रणनीति के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंतर्गत पूरी पार्टी आती है और वह माननीय सांसद गणों के साथ बैठे हैं। वहां प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारे संगठन महामंत्री जी भी थे, प्रदेश के प्रभारी जी भी थे। तो यह बैठक महत्वपूर्ण भी है और माननीय अध्यक्ष जी का आना अत्याधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन सर, बड़ी एक तेज चर्चा है इस वक्त की बीजेपी बड़े बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेने जा रही है चुनाव में। बहुत सारे लोगों के टिकट काटे जाएंगे, 30-35% जो विधायक हैं उनके भी टिकट कट सकते हैं, 100 विधायक। तो क्या इस तरह का जो पहले आप लोगों ने प्रयोग किया है, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा प्रयोग हो सकता है? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं वह काल्पनिक है। कोई टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा, यह निर्णय को लेकर के, इस बात को लेकर के अभी किसी भी फोरम पर चर्चा ही नहीं हुई है। और इस प्रकार के विषय जो चलाए जा रहे हैं, कौन चलवा रहा है, क्यों चला रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जहां पार्टी को लगेगा कहीं कोई बदलने की आवश्यकता होगी तो बदलेंगे भी, और जहां नहीं बदलने की आवश्यकता होगी नहीं बदलेंगे। जहां कोई नया चेहरा लाना होगा, नए व्यक्ति को टिकट देना होगा, भाजपा तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ विधायक बनने वाले कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है। लेकिन जो विषय, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, उस विषय को लेकर के अभी किसी फोरम पर कोई भी चर्चा नहीं। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं और सोनिया गांधी से लेकर तमाम लोगों से मुलाकात कर रही हैं। पहला चुनाव तो उत्तर प्रदेश का ही होने वाला है। पूरे देश में एक बड़ा विपक्ष बनाने की तैयारी है। आपको लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी अगर इस तरीके का कोई विपक्ष सामने आता है तो आप लोगों को समस्या होगी, और ममता बनर्जी के इस कदम को कैसे देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जब से हम बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता प्राप्त किए तब से मैं यह मानता हूं कि भाजपा अर्थात नरेंद्र मोदी बनाम आल, ये तो हो ही रहा है। और जो भी एक होना चाहता है एक हो ले। किसी को यह भ्रम भी नहीं रह जाना चाहिए कि नहीं हम अलग अलग लड़े इसलिए हार गए। वो एक होकर के लड़ेंगे तब भी भाजपा जीतेगी, अलग अलग लड़ेंगे तब भी भाजपा जीतेगी। 2022 भी जीतेगी, 2024 भी जीतेगी। हम लगातार बढ़त की ओर है, और चाहे वो सारे लोग मिले नहीं, लड़े भले, लेकिन समर्थन किसको किया, कहां पर कहां किसने किसको समर्थन दिया। लेकिन इसके बाद भी आप बताइए, यहां अमेठी की लोकसभा सीट थी, सिर्फ राहुल गांधी जी वहां चुनाव लड़ रहे थे, उनको सपा बसपा का समर्थन प्राप्त था कि नहीं प्राप्त था? वहां उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, उनको समर्थन किया। लेकिन इसके बाद भी भाजपा जीती कि नहीं जीती? अगर भाजपा इसके बाद भी जीती है तो इसका मतलब है भाजपा 100 में 60 हमारा जो मैं कहता हूं, और बाकी में बंटवारा, ये मैं कोई गलत नहीं कहता हूं। जनता के मन मस्तिष्क में ही नहीं, दिल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्थान बनाने का काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जबरदस्त, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, सबके मन में बहुत विश्वास जागृत हुआ है। और उस विश्वास की परिणति जब कभी चुनाव होते हैं तो वह आशीर्वाद के रूप में अपने वोट देने का काम। टीएमसी और बीजेपी अब नई जबानी जंग में उलझ गए हैं। टीएमसी सांसद के विवादित बोल को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हिंदी भाषी अस्मिता से जोड़ दिया है। कहा कि टीएमसी हिंदी भाषियों से चिढ़ती है। उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। आपको पता है सबों को कि मैं तीसरी बार सांसद जो है झारखंड से हूँ। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है। इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। बिहारी गुंडा नहीं है, बिहार गौरव है। तो बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है, और तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया है। आज भी इस देश को चलाने में, इस राज्य को चलाने में हमारा बड़ा योगदान है। तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और The IT committee meeting has 29 members
the standing committee, 2 of which have become ministers, so it's 27. Quorum is 10. Out of 10, there were 9 members present and signed in. None of the BJP members, not one, were signed in, and therefore they were not present. Now, I'm supposed to have called somebody a name. Please check the attendance sheet. If that person he claims I have called him a name, if he were present, then it would have been the 10th. He would have been the 10th name. If he had been the 10th name, there would have been a quorum and the meeting would have continued.